अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, इस वक्त फ़र्द जुर्म की टीम मौजूद है सियालकोट के नवाही इलाका मोतरा में, जहां पर गुज़श्ता दिनों जुर्म का एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने देखने और सुनने वालों को हैरान कर दिया। जी हाँ, मोतरा में वाक़या दरबार पंज पीर पर भीख मांगने वाली एक खातून से उसका 6 माह का बच्चा ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया। अगवाकार उस खातून को लंगर दिलवाने के बहाने इस दरबार पर लाए और यहाँ से उसका बच्चा छीनकर फरार हो गए। अगवा की वारदात के बाद माँ रोती पीटती थाने गई, जहाँ पुलिस ने उसकी तमाम रुदात सुनी और जाए वकुआ का जायज़ा लिया। जाए वकुआ से मिलने वाले शवाहद की रोशनी में पुलिस ने जब तफ्तीश का दायरा-ए-कार वसी किया तो हैरान कुन इंकशाफात सामने आए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न सिर्फ अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया बल्कि उनके कब्जे से मासूम बच्चे को भी बाजियाब करवा लिया। अगवाकार कौन थे, उन्होंने अगवा की वारदात क्यों की और इस वारदात के पीछे मुहरकात क्या थे, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। आइए हमारे साथ। मैं आ गया हूँ थाना मोतरा में, जहाँ हम SHO मोतरा से पूछेंगे कि किस तरह उन्होंने 6 माह के मासूम बच्चे के अगवा के इस मुकदमे को ट्रेस किया। क्या इन मुल्ज़मान का ताल्लुक किसी खरकार ग्रुप से था और इन्होंने अगवा की ये वारदात क्यों की, ये सब कुछ हम पूछेंगे उनसे। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं SHO मोतरा मोहम्मद तोकीर और इस केस के तफ्तीशी ASI मोहम्मद हलीम। तोकीर, 6 माह का बच्चा अगवा हो गया, जी जी, किन पहलुओं पर तफ्तीश की, कैसे बच्चे को बाजियाब करवाया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में 17/10/2024 को कॉल चलती है तकरीबन 5-6 बजे। एक 6 माह का बच्चा, एक जुगियों वाली औरत है, उसका कुछ छीन के फ़रार हो गया। अच्छा। तो उस कॉल पे मैं साथ मेरे ऑफिसर जो हैं अब्दुल अलीम ASI साहब, ये हमारी टीम जो है वो मौके पे गई। वहाँ से हम वो जुगियों वालों को साथ लेके वो हमने पूरा क्राइम सीन विज़िट किया, किधर से वो चले, किधर से उन्होंने उसको स्नैच किया, क्या हुआ, सारा हमने मालूमात ली। तो पता चला बच्चे को स्नैच किया? स्नैच किया, स्नैच अच्छा किया, स्नैच किया। बेसिकली ये ना जो किया स्पोर्टेज है इधर शोरूम है, उसके अपोजिट ये औरत भीख मांग रही थी अपने बच्चे के साथ, बेटी के साथ और 6 माह के बच्चे के साथ। तो कुछ 2 औरतें आई हैं इनके पास, वो उसको वर्गला के लालच दे के कि हम तुम्हें जो है वो लंगर, जुमेरात है आज, पंज पीर दरबार है इधर भीड़ गाँव में, उधर लेके जाए हमारे साथ, चलो हम तुम्हें उधर से लंगर पैसे वगैरह 500-500 रुपया बांट रहे हैं। तो ये उसको वर्गला के ले गई उधर। फिर जाके इन्होंने अपना तीसरा अपना हमराई मुल्ज़म जो है वो बाद में हमने ट्रेस कर लिया, जिनको उसको बुलवाया, इसको धोखे से जो है वो उसका ज़हन और तरफ ले गए और उसको थोड़ा सा उस जगह से किसी और जगह पे ले गए और वापसी पे जो है उसकी बेटी से उससे उन्होंने जो है ना वो बेटी छीनी है, बच्चा छीना है अली अकबर, और ये फ़रार हो गया। अच्छा, ये वाक़या पेश आया, माँ बेटी सड़क के किनारे भीख मांग रहे हैं, 2 ख़वातीन आती हैं, वो उन्हें राशन का, लंगर का झांसा देकर एक दरबार में ले जाती हैं। अब SHO मोतरा मौके पर गया, किन पहलुओं पर तफ्तीश की? जी बिल्कुल, पुलिस का जो फ़र्ज़ है हर बंदे की इज़्ज़त, जान और माल की हिफाजत करना, और ये बेसिकली गरीब औरत थी, मांगने वाली थी। तो हमारा डबल ड्यूटी होगी कि एक ऐसी औरत जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, जैसे हमारे माशरे में होता है जिस सिफारिश वगैरह नहीं, कता नज़र हर चीज़ के हमने उसको साथ लिया, हमने उसके साथ सारा क्राइम जो है ना विज़िट किया। उसके बाद हमने लीड ली CCTV फुटेज से। अच्छा। हम फिर CCTV फुटेज हमने तकरीबन 30 किलोमीटर के लगभग होगा ये सफ़र, इनिशियल पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक हमने जो है वो कैमरे देखने में गुजारा। कितने कैमरे चेक किए 30 किलोमीटर के एरिया में आपने? तकरीबन हमने 80 के करीब कैमरे चेक किए, जिनमें कुछ बंद भी थे,
कुछ सही थे। हम लीड हमें मिलती गई, हम चलते गए, लीड मिलते, हमने दिन रात, ये नहीं कि अगर रात के 4-4 बजे तक हम दिन चढ़ने वाला हो जाता था। जब हमें कैमरे कहीं से नहीं ना मिलते थे, दुकानें बंद या शोरूम बंद या कोई और चीज़, फैक्ट्रीज बंद, फिर हम वापस आते थे। अदरवाइज़ हम दिन रात हम चलते रहे हैं। चलते चलते हम उस पॉइंट तक पहुँचे जिधर वो लड़का घुसा, फिर उससे हमने उसको पकड़ा, फिर उससे जो औरतें थी उनको पकड़ा, जो 3 मेन स्नैचर थे इसमें। फिर हमने इन औरतों की मदद से उन बंदों तक पहुँचे जिन्होंने आगे इनको ख़रीदा, जिसने बीच में सौदा करवाया, उस सब बंदों तक हम पहुँचे। हलीम, कितने टोटल मुल्ज़मान थे और आपकी तफ्तीश जो थी वो किन पहलुओं पर थी? सर SHO साहब ने मुझे कहा कि ये अफसर बाला की तरफ से चैलेंज है, ये बच्चा हर हालत में बरामद होना चाहिए। अफसर बाला की हिदायत के बाद जहाँ से ये वक़ूआ हुआ था वहाँ से हमने इसकी तफ्तीश शुरू की। वो पैदल सफ़र किया। उसके बाद जब ये आदमी मेयर जो एक था जिसने मोटरसाइकिल पे औरत को बिठाया और कहीं थोड़ा सा छोड़ गया, पीछे जो औरतों ने बच्चा उठा लिया, तो छोटे बच्चों से छीन लिया था, उसकी ऐसी बदिया ये TV कैमरा फ़ोटोज़, ये सिकंदर है कांस्टेबल, इसने सारा अपना बहुत ज़्यादा इसका हाथ है कि इसने हर जगह पे हमारी इतनी मदद की है कि जो टाइमिंग होता था ना कैमरों का, उसको चेक करके हम आगे चलते गए। फिर जिस जगह पे वो मेन लड़का मिला है मोटरसाइकिल वाला, वो जिस जगह पे गया वहाँ से हमने उसको पकड़ा है। उसके बाद फिर ना ये 6 मुलज़म है टोटल जिनका इसमें हाथ है। 3 तो ये है ना मेन अगवा करने वाले। उसके बाद एक पादरी है, उसने सौदा किया हुआ था उसका, और जिस औरत और मर्द को उसने फ़रोख्त किया था वो भी हमारे पास। अच्छा हलीम, आपने इन मुल्ज़मान से तफ्तीश भी की होगी जी। क्या ये मुल्ज़मान साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं? इन्होंने पहले भी कोई ऐसी इस तरह की वारदातें की हैं, बच्चों को छीन के उनको बेचा है? नहीं, जो अरशाद बीबी जो मेन मास्टर माइंड है ना, ये उसने पहले भी एक इतला मिली है कि उसने एक औरत से 15,000 रुपये लिए, 15 लाख रुपए का सौदा किया, और जिस औरत से उन्होंने बच्चा लेना था उसको 6 लाख रुपया दिया था। लेकिन वो जब उसका बच्चा पैदाइश होने से पहले अल्ट्रासाउंड कराया गया तो पता चला कि ये बेटी है, बेटा नहीं, बेटी पैदा होनी है। फिर उसने वो रकम जो है ना वापस दी और लोगों को। मुल्ज़मान साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं, रिकॉर्ड चेक किया रिकॉर्ड नहीं है इनका, लेकिन वो ना ये इतला ऐसी मिली है उसकी। अच्छा तो कि मुल्ज़मान पकड़े गए, पर्पस भी सामने आ गया कि इन्होंने बच्चे को अगवा करके आगे बेचा था। मज़ीद तफ्तीश में क्या इंकशाफात सामने आए, क्या चीज़ें सामने आई, किस तरह इस वारदात की उन्होंने जो है वो एक बाकायदा मनसूबाबंदी की थी? ये जिस जोड़े ने ये बच्चा ख़रीदा था ना, उसका नाम है काशिफ और आबदा। ये रंगपुरे के इलाके के रहने वाले हैं, सियालकोट के। इन्होंने 6-7 माह पहले ना इसी अरशाद बीबी जो बेसिकली पहले क्रिश्चियन थी, बाद में कन्वर्ट हुई, उसको 70,000 रुपया अंद्रयास नामी बंदे के थ्रू, जो पादरी है इनका, दिए थे कि हमें कोई बच्चा दें। तो वो औरत उस वक़्त की ही इसी जस्तजू में थी और उसको चांस अभी मिला और वो जो है वो बच्चे को उठा के ले गई उनके पास। अभी इन लोगों ने जो है वो जो कि जिन्होंने बच्चा ख़रीदा है ना, उन्होंने वो रूल फॉलो नहीं किए अडॉप्टेशन एक्ट के, ठीक है। उन्होंने 4.5 लाख रुपए में ये बच्चा ख़रीदा है और वो डायरेक्ट उस फैमिली को नहीं मिले जिनका वो बच्चा है। इनको चाहिए था कि ये उस फैमिली को मिलते, रूल अडॉप्ट करते, कोर्ट में जाते, थ्रू लीगल जो प्रोसेस हमारे मुल्क में है उसके मुताबिक बच्चे को अडॉप्ट करते। इन्होंने हर चीज़ इलीगल की है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या ये खातून जो है अरशाद बीबी, ये बच्चों की ख़रीदो फरोख्त का कारोबार करती? ये जो पहले आपको बात बताई वो दोनों फैमिलीज़ की रजामंदी शामिल थी। मीन वो औरत बच्चा देना चाहती थी और ये ख़रीदना चाहते थे, दूसरी फैमिली को डसके की थी, तो इसने बीच में ये सौदा करवाया था। लेकिन वो जब अल्ट्रासाउंड में वो बच्ची बेटी निकली तो फिर वो अच्छा, इन्होंने मनसूबाबंदी कैसे की, ये ज़रा बताइए। ये जो अरशाद बीबी है ना, ये चूँकि पहले भी इस तरह का इसका एक शिकायत थी, तो इसके नीचे एक औरत रहती है जो इसके साथ शामिल है, वो भी जो है वो उसका भी हस्बैंड मेरा ख्याल नहीं है और इसका भी नहीं है, बच्चे एक एक इनके रह रहे हैं रेंट पे। इसने उसके साथ प्लानिंग की तो मैं कुछ पैसे दूंगी। फिर जो लड़का है ना, वो इस अरशाद बीबी की जो भाभी है ना, उसका वो भाई है,
वो भी, उसकी भी एक माँ क्रिश्चियन है, एक फादर क्रिश्चियन है, एक फादर मुस्लिम था, वो फोत हो गया। वो भी इसी तरह की मिक्सअप फैमिली, उनका जो है ना वो मज़हब है। उसके साथ इसने फिर कॉल की उसको कि ये काम तुम, इतना काम तुमने करना है, ये काम हम करेंगे। फिर उन्होंने मिल के जो है ना वो पैसे देंगे तुम्हें भी, उसको भी अभी पैसे लेन देन का भी इनका इशू है। तो उसके साथ मिल के फिर इन्होंने ये प्लान किया, क्योंकि ये 7 महीने से पहले, 6-7 महीने पहले इसने एडवांस लिया हुआ था। तो उस एडवांस की तकमील में इसने कोई ना कोई बच्चा उनको उठा के देना था, चाहे सौदा रजामंदी से किसी को दिलवाती या जैसे भी। अब रजामंदी से तो हो ना सका, तो इसने ये गैर कानूनी तरीका अख्तियार किया। किन दफ़ात के तहत आपने इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया? अभी तो माइनर जो अबडक्शन है ना, उसका 363 में मुकदमा दर्ज है। फर्दर जो हमारा लीगल प्रोसेस चल रहा है, उसके मुताबिक जो भी दफ़ात इसमें मज़ीद ऐड होंगी वो इंशाल्लाह हम लीगल। तो इसमें तो अब ये भी आ गया कि बच्चे को अगवा करके आगे बेचा गया है, तो इसमें मज़ीद क्या क्या दफ़ात आपके साथ? ये ये मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन अभी हमारी चल रही है, अंडर प्रोसेस है। हम अपने लीगल डिपार्टमेंट्स के साथ कानूनी मुशावरत के बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अब्दुल हलीम, आप बताएं, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, आपने एक उम्र गुजारी महकमे में, ऐसे मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो तफ्तीश है उसमें कोई ऐसा सुकम जिसका ये फ़ायदा उठाते हैं? सर, फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा ये मुल्ज़म उठाने की कोशिश करते हैं। अगर पकड़े जाते हैं तो फिर आते हैं, कहते हैं गलती हो गई हमसे, लेकिन इंशाल्लाह जो इन्होंने किया जुर्म, उसके मुताबिक इनका सज़ा मिलेगी, इनको चलान किया जाएगा। कब तक आप इनकी तफ्तीश को मुकम्मल करेंगे? इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक मुकम्मल हो जाएगी। तो आप समझते हैं कि आपकी तफ्तीश इस कदर फूल प्रूफ होगी कि मुल्ज़मान उसमें से कोई सुकम नहीं निकाल सकेंगे, कोई आपकी कमज़ोरी जो है वो कमज़ोर पहलू उसका फ़ायदा नहीं उठा सके? इंशाल्लाह सर, तफ्तीश बिल्कुल मुकम्मल होगी और कोई सुतम ऐसा नहीं होगा रहेगा तफ्तीश में जिससे वो फ़ायदा उठाएँ। आपने बातें सुनी SHO मोहतरम मोहम्मद तोकी और इस केस के तफ्तीशी अब्दुल हलीम की। इन्होंने बताया कि किस तरह ये वाक़या पेश आया, कैसे उन्होंने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। टोटल 5 मुल्ज़मान हैं, जिनमें से 3 मुल्ज़मान ऐसे हैं जिन्होंने इस मासूम बच्चे अली अकबर को ज़बरदस्ती अगवा किया, और 2 मुल्ज़म ऐसे हैं जिन्होंने उस बच्चे को इन मुल्ज़मान से ख़रीदा। तो हम गिरफ़्तार मुल्ज़मान से अभी तफ्तीश का सिलसिला जारी है। यहाँ से हम आपको इस केस से जुड़े एक ऐसे किरदार के पास लेके जाएंगे जिसने इस केस की तफ्तीश को मुकम्मल करने में और इन मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी में एक कुलीदी किरदार अदा किया। वो किरदार क्या है, आइए हम आपको उससे मिलवाते हैं। कांस्टेबल महकमा पुलिस में एक ख़ुसूसी अहमियत का हामिल होता है। केस छोटा हो या बड़ा हो, इसकी तफ्तीश में कांस्टेबल एक अहम किरदार अदा करता है। 6 माह के मासूम अली अकबर के अगवा के केस में भी एक कांस्टेबल ने अहम किरदार अदा किया जिसका नाम है सिकंदर। सिकंदर ने इस केस की तफ्तीश में आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक एक अहम किरदार अदा किया। वो किरदार क्या था, उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। सिकंदर, कैसे हैं आप? आप लोग वो हैं जो अपने अफसरान को हीरो बनाते हैं। कैसे इस केस की तफ्तीश में आपने काम किया, किस तरह इसको ट्रेस किया, कुछ बताएंगे आप हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जो मैंने इतना बड़ा काम किया है। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी। कुछ अपने सीनियर अफसरान का भी शुक्रिया अदा करना जिन्होंने मुझ पर यकीन किया और मुझे हर तरह की ड्यूटी से बरी करके मुझे उन्होंने कहा कि आपका यही काम, और मुझे किसी किस्म का कोई उन्होंने फोर्स नहीं किया कि आपने कहाँ तक काम पहुँचाया, कहाँ तक नहीं पहुँचाया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, होता ठीक है, नहीं होता फिर भी कोई मसला नहीं, आप ईजी होकर करें। मैं और SHO साहिबान और तफ्तीशी साहब जो है ना, हम लोग मौका पे पहुंचते हैं, उस औरत को लेके हम लोग पैदल जो है ना उन जगहों से गुजरते हैं। फिर औरत से पूछते हैं कि आपको बाइक वाले ने किस जगह पे उतारा है। वो औरत हम उनको उस जगह पे लेके जाती है, उधर न 3 कैमरे लगे होते हैं।
उधर ना एक लड़का आता है, छोटा बच्चा फरिश्ता बन के ही आता है। हमें पहले तो ना किसी टाइम टेबल का कोई पता ही नहीं होता किस टाइम पे उतारता है किस पे नहीं उतारता। फिर वो लड़का आता है, वो बताता है कि 2:30 का टाइम था, मैं अपनी सिस्टर को स्कूल लेने जाता हूँ। उस वक्त ये औरत यहाँ पे खड़ी थी और मुझे बता रही थी कि इधर कोई 500 रुपया दे रहा है और राशन दे रहा है। चले खैर हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं और देखते देखते हम लोग 500 रुपये के क्लू से आप जी जी शुरू बिल्कुल। करते हैं कि क्लू मिलता है कि कोई खातून 500 रुपया बांट रही। जी जी बिल्कुल। अच्छा, फिर से मुख्तलिफ रास्तों से चौराहों से गुजरते हुए हम लोग सियालकोट के शहर एक निकापुरा मोहल्ला है, उधर पहुंचते हैं। उधर जाके एक दफ़ा तो हमारा दिल भी टूट जाता है क्योंकि कैमरे ख़त्म हो जाते हैं। हलीम साहब भी एक दफ़ा ना दिल बर्दाश्ता होते हैं कि यार कैमरे ख़त्म हो गए, अब क्या करेंगे। खैर मैं उनको कहता हूँ कि अल्लाह पे यकीन रखें, हो जाएगा इंशाल्लाह। हम लोग मैं जो है ना गलियों में घूमता हूँ, गली में घूम फिर के देखता हूँ कैमरे कहाँ पे। 1.5 घंटे के बाद ना एक कैमरा मुझे मिलता है, फिर मज़ीद उस कैमरे को मैं देखता हूँ। आप अकेले घूम रहे हैं, आप 1.5 घंटा घूमे हैं गलियों में? जी जी मैं अकेला उनको कहा पर लोग फिर एक कैमरा मिला? फिर एक कैमरा मिलता। अच्छा, और वो कैमरा ऐसा था कि वो उन तमाम गलियों को जो ना आपस में ऐसे अटैच कर रहा था। ठीक, और मैं और कैमरा देखना शुरू करता हूँ। दुकानदार मुझसे पूछता है कि भाई क्या देख रहे हैं। अच्छा, आपकी सारी कार्रवाई से SHO भी लाइलम है और तफ्तीशी भी लाइलम? नहीं, उनके इल्म में नहीं है ये चीज़ जो मैंने उनको बैठाया है ना, मैंने कहा आप लोग इजी होकर बैठे हैं, मैं ना और आप खुद ढूंढ के निकल गए, आता हूँ, अकेले निकल ढूंढ के आता हूँ। अगर मुझे कैमरा मिलता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ, आप लोग भी आ जाए। जब कैमरा मिलता है फिर मैं सबसे रब्ता करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ आ जाओ, अल्लाह ने रहमत कर दी। वो कैमरा देखते हैं, अल्लाह की करनी। वो बंदा जो होता है, जो बाइक वाला होता है, वो उधर बाइक खड़ी करके सामने घर में घुस जाता है। अच्छा, यानी बिल्कुल मुल्ज़म के सर पे। तो मैं ना उस दुकानदार को शो नहीं करता कि बंदा मैंने ट्रेस कर लिया। वो कहता भाई क्या मिला? मैंने कहा कुछ भी नहीं मिला यार, फारग है, आपका कैमरा ठीक नहीं है। खैर फिर उसके बाद हम लोग 3 घंटे इंतज़ार करते हैं मुल्ज़म के घर इंटर होने का। अच्छा, ठीक है, 3 घंटे तक मैं वहाँ पे ना एक बंदे से कपड़े मांग के पहनता हूँ, सिविल कपड़े, यूनिफॉर्म उतार देता हूँ, उधर एक बोरी शोरी रख के उधर बैठ जाता हूँ। अच्छा, बोरी रख के? बोरी पे क्या रखते हैं? बोरी पे वैसे बैठ गया कि ये कोई मलंग आदमी है, वैसे ही बैठा हुआ है। अच्छा 3 घंटे बाद वो बंदा जो है ना अपने घर में इंटर होता है। अच्छा, जब घर में इंटर होता है तब मैं SHO साहब को कहता हूँ कि आप नफरी लेके आ जाए। फिर हम लोग उनको पकड़ते हैं, उस लड़के को, रहमान को। पकड़ने के बाद हम लोग जो है फिर आगे उन औरतों को ट्रेस करते हैं, औरतों को पकड़ते हैं। फिर जिधर उन लोगों ने बच्चा सेल किया होता है फिर हम लोग उनको पकड़ते हैं। अच्छा, मुल्ज़म पकड़ लिया आपने, क्या एहसासात थे? एक केस आपने ट्रेस किया, मुल्ज़म को आपने पकड़ा। सर मैं समझता हूँ मेरी 10 साल सर्विस की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी। अच्छा, वो जब आप सिविल कपड़े आपने पहने और बोरा डाल के बैठ गए तो दिल में कहीं कुछ था कि यार पता नहीं मैं कामयाब होता हूँ या नाकाम होता हूँ? नहीं सर, मुझे रब पे यकीन था, मैंने कामयाब होना था। मैंने बड़ी मेहनत की हुई थी। मेरे अफसरान में मुझ पर बहुत ज़्यादा एतबार किया और अप्रिशिएट किया अफसर? जी सर बिल्कुल किया, हर जगह किया उन्होंने। बातें सुनी आपने महकमा पुलिस के इस हीरो की। ये है असल हीरो जिसने नन्हे अली अकबर की बाजियाबी के लिए अहम किरदार अदा किया, जिसने इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया और मुल्ज़मान को गिरफ्तार करवाने में एक कुलीदी किरदार अदा किया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नन्हे अली अकबर के घर वालों के साथ। अकबर अपनी वालदा की गोद में है, वालदा की खुशी दीदनी है। हम पूछेंगे इनसे कि कैसे इनके साथ ये वाक़या पेश आया। क्या नाम है जी आप? महनाज। महनाज? हाँ जी। महनाज बीबी, कैसे ये वाक़या पेश आया, क्या हुआ? घरों में निकली रोटी खा के 12 बजे में बाहर मंगन गई, उत्थे सड़क में बह रही। ਉੱਥੋਂ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਾਸ ਹੋਈਆਂ ਮਾਰੇ ਪਾਸ में ਕਹਿੰਦੀਆਂ 5 ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਉੱਠਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 5 ਪੀਰਾਂ ਕੋ ਦੇਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ तुम्हारे पास, नाले राशन देनी, नाले 500 रुपया हाजी देंदा मल्ले च। अच्छा मैं क्या नहीं बाजी जी, मैं मैं इत्थे चंगी, कहती नहीं नाल आओ हमारे पास में, राशन भी लै लोगे, पैसे भी लै लोगे, बच्चों वास्ते कपड़े भी देंगे, जुत्ती भी देंगे। मैं क्या अच्छा बाजी लैके मैनू टुर पईयां, लै गई 5 पीरां दरबार ते। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਣੀ ਬਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, 3 ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਜੂਸ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੂਸ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਹਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆ।
अच्छा मैं नाज बीबी कहती आ बच्चों चलिए अब मेरे नाल साथ कहता नहीं ना रहन दे राशन तेरे पास होना है, इसको नहीं जाना बच्चियां को। मैं कहा ठीक, मैं बह गई। अच्छा लई जा रहा मेरे दिमाग को हवा फिरी, मैंने होश आए। मैं कहा पिछे मेरे बच्चे दुध पीलन वाला बच्चा, मैं बहा के आई दरबार से। मैं कहा इत्थे मैनू उतार दे बाई। कहता अच्छा मैनू उतार दिता कि एक मारी चले गया। उतो मैं पूछा कोठी वाले के पास, मैं कहा बाई इत्थे कोई राशन देंदा होवे, कोई पैसे देंदा? कहता नहीं बाजी जी। अच्छा फिर उतो चले गया सी। फिर उतो मैं वापस आंदी फिर दरबार को आई। एक बच्चे कोई नहीं। फिर मैं ना रोंदी दरबार तो परे पार गई। सड़क में रश्का कराया, 50 रुपये दे के परे अपने घर चले गई सी। बच्ची मेरी घर चले गई। मेरा बंदा मैनू 2 दफ़ा आके लबन आया सी मेरे पीछे। कहीं ऐसा महसूस हुआ होगा कि ये बच्चे को अगवा करने की या बच्चे को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? ये मैनू महसूस नहीं होया गया, कोई महसूस नहीं हो गया। बाद जो मेरे ना आके वाक़या कर चुके, मैं फिर ना बहुत ज़्यादा मैनू टेंशन बन गई, बहुत ज़्यादा मैं रोन लग पई। कितने बच्चे हैं आप? 3 बच्चे ने, 1 बेटी 2 बच्चे। क्यों मांगते हो भी, क्या वजह? बस घर में गरीब है, बच्चा सड़ गया सी, मेरा जल गया सी, मेरा बंदा कमांदा घर में नहीं पूरे नहीं मंगेआई सर साहब जी। दुनिया के पैसे कर्जा में देना, दुनिया के बच्चे के लगाया गया सी मैं सर साहब जी। अब बच्चा गोद में है, हाँ जी, वापस आ गया, हाँ जी, चेहरे पे खुशी है, क्या बहुत कहती हैं? बहुत खुश हैगी है दुनिया ते, पुलिस ते भी, रब सोने ते बहुत ज़्यादा, बच्चे ते भी। हुण मैं घरों बाहर कदी पैर नहीं पटना, मैं भावें भुखी रहां भावें तस्सी रहां। अब भीख मांगोगी? नहीं, बंदा थोड़े कमा के लाएगा, बातें कमा के लाएगा, घरों बाहर नहीं, मैं नाज नहीं निकलेगी दुनिया ते। कसम चुकी हुई है इस बच्चे की। अच्छा जब पास नहीं था, हाँ जी, क्या एहसास था, क्या महसूस होता था? कुछ भी मैनू बहुत, मेरी दुनिया उजड़ गई सी। मैं कहती सी मेरी गोद उजड़ गई, मेरे कुछ भी दुनिया का नहीं रह गया साहब जी। अब भीख मांगने के लिए दोबारा? नहीं, कोशिश नहीं करांगे, पक्की बात है? हाँ जी, कसम चुकी है इस बच्चे की, मैं नहीं दोबारा नहीं मंगाऊंगी। आपने बातें सुनी बच्चे अली अकबर की वालदा महनाज बीबी की। बेटे की बाजियाबी के बाद अब उसने तौबा कर ली है भीख मांगने से। यहाँ से हम अली अकबर के वालिद के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं वो क्या कहता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहूर। ज़हूर, क्यों अपने बीवी बच्चों से भीख मंगवाते हो? भाई कर्जा बहुत चढ़ गया गा, बच्चा जलिया सीगा हाँ, तो लोगों का कर्जा देना बहुत तंग कर दे। तो कौन है जो अपने बीवी बच्चों से भीख मंगवाता है? फिर नहीं सरदा लोग की बहुत तंग कर दे, कितना कर्जा देना है। तो तुम खुद कोई काम क्यों नहीं करते? काम करना, क्या काम करते हो? नहीं काम ते न सरदा के कला। काम क्या करते हो? केड़ा मजदूरी काम लग जाए कर लीदा। हैं? केड़ी मजदूरी? क्या मजदूरी करते हो तुम? मिस्त्रिया मगर काड़ा लग जाए कर लीदा। लेकिन कोई क्या अपने बच्चों से भी भीख मंगवाता है? फिर मजबूरी है कि ना, बच्चा जले। तो इसका नतीजा देखा है कि किस तरह तुम्हारा बच्चा अगवा हो गया? अगे तो नहीं करदा, डर गए बस। हैं? अगे को तौबा खाट ली, अगे तो नहीं कर दे। पक्की तौबा की है हाँ, कि बस ये पक्की कच्ची तौबा। पक्की तौबा है? पक्की तौबा कर ले। को अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए क्या करोगे तुम अब? अगे अल्लाह सीधा रास्ता देगा, अगे तो इन्होंने भीख नहीं मंगवाना। आपने बातें सुनी नन्हे अली अकबर के वालिद की। उसका कहना है कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था जिसकी अदायगी के लिए वो अपने बीवी बच्चों से भीख मंगवाता था, लेकिन अब उसने तौबा कर ली है। वो कहता है कि अब वो अपने बीवी बच्चों से भीख नहीं मंगवाएगा, वो खुद मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालेगा। मासूम बच्चों का अगवा और उनकी खरीदो फरोख्त, कानून इस बारे में क्या कहता है? इस जुर्म की क्या सज़ा है? इस बारे में हम बात करेंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मलक शमीमुर रहमान से। मलक साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। मलक साहब, बच्चों का अगवा और उनकी खरीदो फरोख्त, क्या कहता है कानून इस बारे में, क्या सज़ा है? देखिए, सबसे पहले तो आप किसी से भी बात करें, हर सोसाइटी कहती है जी हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम बहुत बड़ी सोसाइटी हैं, हम हैं जो कि असल में, लेकिन असल में पता कैसे चलता है कि कौन सी सोसाइटी कितनी बड़ी है या वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, कि वो जो वल्नरेबल सेगमेंट सोसाइटी है, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके साथ उनका रवैया कैसा है।
तो हमारे मुआशरे में भी अगर आप देखना चाहते हैं कि हम कैसे लोग हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि बच्चों के साथ, औरतों के साथ लोगों का रवैया क्या है। उससे पता चलेगा कि बुनियादी तौर पे हम कितने अच्छे लोग हैं। जो हमसे कमज़ोर आदमी, हमारा उसके साथ क्या रवैया है। तो जो बच्चे हैं ये तो सबसे कमज़ोर होते हैं, और वैसे भी इंसानी तौर पे आपको बच्चे के साथ एक मोहब्बत, एक उन्स महसूस होता है। लेकिन जब उसी बच्चे को आप एब्डक्शन करते हैं उसकी, और उसको फिर आगे सेल कर देते हैं, इससे बड़ा तो जुर्म हो कोई नहीं सकता। मैं ये समझता हूँ ये तो कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। और इसमें आप उस बच्चे की मासूमियत को, वो भी आप पे कोई असर नहीं कर रही। अब फ़र्ज़ कीजिए मैं और आप जहाँ गुजर रहे हैं और एक बच्चे को देखते हैं, हमारे चेहरे पे वैसे ही स्माइल आ जाती है उस बच्चे को देख के, उसकी मासूमियत की वजह से। तो ये डेस्परेटनेस का जो लेवल है हमारा, वो शो कर रही है कि हम बहुत ही डेस्परेट हो गए हैं। अब हमारे अंदर जो हम लफ्ज़ था आप और मैं इस्तेमाल करते थे कि इंसानियत, वो इंसानियत का स्टैंडर्ड हमने बहुत लो कर दिया। अब हमने बिज़नेस बना लिया अपना। इसको तो जितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन इसके खिलाफ होना चाहिए, और इसके लिए मैं समझता हूँ कैंपेन पुलिस को भी चलानी चाहिए, और इस अदालतें जो हैं वो भी, अगर कोई पकड़ा जाता है तो अदालत को भी उस पर ख़ास तौर पर जो स्ट्रिक्ट जो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन होना चाहिए, ताकि वो बाकी लोगों के लिए एक इबरत बने, वो एक डेटरेंस बने। और हमेशा जो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं उनके अंदर जब पनिशमेंट होती है तो वही डेटरेंस होती है। आपको याद होगा वो जो जावेद इकबाल का केस हुआ, और उसमें इतनी हाइप इसलिए क्रिएट हुई, वहाँ बच्चे इन्वॉल्व थे। जब बच्चों के साथ और मुआशरे का तयन, मैं फिर आखिर यही कहूँगा, इसी बात से आपके मुआशरे का तयन होता है कि बच्चों के साथ आपका सलूक कैसा है। और अगर आपका सलूक इस तरह का है तो सॉरी टू से वी हैव बिकम क्रिमिनल एज ए सोसाइटी। मगर साहब, गुज़श्ता दिनों सियालकोट के इलाका मोतरा में एक वाक़या पेश आता है। एक खातून से उसका बच्चा जो है, छोटा बच्चा, वो छीन लिया जाता है और उसको 4.5 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। पुलिस कार्रवाई करती है, बच्चा बाजियाब होता है, मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो जाते हैं। जो मुल्ज़मान हैं वो भी ख़वातीन ही हैं। तो क्या समझते हैं कि ऐसे वाक़यात में ख़वातीन का भी शामिल होना, ख़वातीन का भी सामने आना, किस जानिब जा रहे हैं हम? हाँ, ये देखिए, ये भी एक बड़ी ही एक तकलीफ़देह बात है। आपने देखा बेशुमार मौक़ों पे हमने देखा कि ख़वातीन को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह के मंशियात के केसेस में बहुत अरसा इनको इस्तेमाल किया जाता रहा, और अभी कहीं आपको नज़र आता है कि इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आपने पिछले दिनों आपने प्रोग्राम भी इस पर किया कि डकैती के दौरान ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये इसमें भी ये बड़ी ही तकलीफ़देह बात है कि वो ख़वातीन इस्तेमाल हो रही हैं। और उन बच्चों की अबडक्शन के लिए कि जो बच्चे, वो खातून, हम मिसाल देते हैं कि माँ की मोहब्बत, और वो खातून भी शायद किसी की माँ हो, वो भी शायद किसी की, ज़ाहिर है यकीनन किसी की बेटी है, और उसका भी इतना डेस्परेट होना, और उसके ज़हन में ये सोच ही ना आना कि मैं काम क्या कर रही हूँ और बच्चा अगवा करने लगी हूँ, ये तो बहुत ही तकलीफ़देह बात है। और इसके लिए एक सोशल एस्पेक्ट है कि मुझे और आपको तकलीफ़ होती है देख के, लेकिन असल में स्टेट की ज़िम्मेदारी ये है कि इस जुर्म को रोकना। और वो कैसे रुकेगा? वो रुकेगा जब आप इस जुर्म के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाएंगे। अगर आप ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं बनाएंगे, उनको उसी तरह रूटीन में ये भी केसेस भी वैसे चलेंगे जैसे आपको पता है मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट में चल रहे हैं। ना वहाँ कोई एविडेंस होती है, ना कोई प्रोग्रेस होती है, साल हर साल केसेस कभी हाजिरियों में पड़े हुए हैं, कभी लोग बेचारे आखिर थक के जो है वो पैरवी करना छोड़ देते हैं। आपको इस तरह से वो मसला हल नहीं होगा, उसको एज ए स्पेशल केस ट्रीट करना पड़ेगा। बेशक उसको आप ATA के उसमें शेड्यूल में डाल के ATA में उसको ट्राई करें। इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस। अच्छा, हमारे साहब माहिर कानून की हैसियत से बताइएगा कि बच्चों के अगवा और उनकी खरीदो फरोख्त पे कानून क्या कहता है, क्या सज़ा है इसकी? देखिए, इसकी तो सज़ा, वो मकसद देखना पड़ेगा किस लिए उसने अपडेट किया, वो उसको क्या पैसे लेने के लिए अपडेट किया, क्या उसको बच्चे खरीदने के लिए और बेचने के लिए। जैसे किसी के बच्चे को अगवा कर लिया, अगवा के लिए तो छोटा बच्चा है, उसकी 363 है, अब आगे खरीदो फरोख्त, उसको आगे बेच दिया, इस पे कानून क्या कहता है? नहीं, ये तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है इसके तहत। और इसमें तो जो फ़र्ज़ कीजिए उसने अगर बेच दिया है, और उसमें अब प्रॉब्लम ये आता है वो बेचने की जो एविडेंस है वो बड़ी मुश्किल होती है कलेक्ट करनी, कि वहाँ पे वो किस तरह कलेक्ट होगी। उसमें फिर स्टैंडर्ड्स उस एविडेंस के बड़े हैं। फ़र्ज़ करें वो जो पैसे हैं उसका किस तरह से वो इस्टेब्लिश करेंगे कि ये वही मनी है कि जिससे वो गया था। तो इसीलिए मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि ये जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको बहुत ज़्यादा आपको ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो जितनी भी एविडेंस है इसमें 2 प्रिंसिपल हैं, एक रेलिवेंसी, एक एडमिसिबिलिटी। सबसे पहले आपने रेलिवेंट फैक्ट रिकॉर्ड पे लाना है, फिर वो इस तरह से लाना है कि वो कोर्ट उसको एडमिसिबल एविडेंस समझ सके, फिर वो सीरियस ऑफेंस है।
अगर आप सिर्फ खाली मेरे और आपके कह देने से सीरियस ऑफेंस नहीं बन जाएगा, क्योंकि जब भी अबडक्शन होगी बच्चे की, अगर आपने दुरुस्त तरीके से एविडेंस इकट्ठी नहीं की, अगर सही तरह केस नहीं बनाया, 173 की रिपोर्ट ठीक नहीं बनाई, तो कल को कोर्ट भी समटाइम्स हैंडीकैप हो जाती है और बेबस हो जाती है उसको सजा देने में। सो इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस। मैं तो समझता हूँ ये कत्ल से भी ज़्यादा जो है वो सीरियस ऑफेंस है। बातें सुनी आपने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मलक शमीमुर रहमान की। उनका कहना है कि ऐसे वाक़यात की संगीनी को अगर देखा जाए तो ये कत्ल से भी ज़्यादा संगीन वाक़यात हैं, और ऐसे वाक़यात में मुलविस मुल्ज़मान की सज़ा के लिए तफ्तीशी अफसर को अपने तफ्तीश के मेयार को बेहतर बनाना होगा और अहम शवाहद जो है वो भी इकट्ठे करने होंगे, ताकि ऐसे मुआशरे के नासूर जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँच सकें। उतरा के इलाका पंजपीर दरबार से 6 माह के 9 उम्र बच्चे का अगवा, ड्रॉप सीन, बच्चे को बेचने के लिए अगवा किया गया था। अगवाकार गिरफ्तार, रिकॉर्ड की छानबीन शुरू। इस वारदात को कैसे ट्रेस किया गया, क्या डायरेक्शन दी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट ने अपने मातहत अमले को, इस बारे में हम बात करेंगे DPO सियालकोट राना उमर फारूक से। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। उमर साहब, एक भिखारन भीख मांग रही है और उसके बेटे को, 6 माह के बेटे को अगवा कर लिया गया। वाक़े की इत्तला आप तक आई जी, किन बुनियादों पर आपने काम किया, कैसे तफ्तीश की, कैसे मुल्ज़मान गिरफ़्तार किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया फ़याज़ कि आपने मुझे मौका दिया। एक बड़ी लर्ज़ा ख़ेज़ वारदात थाना मोतरा के इलाके में पेश आती है। इसमें आज मैं चाहूँगा कि आपसे ज़रा खुल के बात की जाए। जी जी ज़रूर। बहुत देखने में आता है कि पुलिस पर्चे नहीं देती, पुलिस तफ्तीश नहीं करती। हम थाने गए तो थाना कल्चर का शिकार हो गए। पुलिस ने पैसे मांग लिए, FIR दर्ज करने के रपट के इंदराज के पुलिस ने पैसे मांग लिए, और इस तरह की बेतहाशा शिकायत हैं जो आपकी तरफ से भी या दीगर अवामुन्नास की तरफ से आती रहती थी कि जी पुलिस तो हमारा मसला ही हल नहीं करती, पुलिस आम शहरी की आवाज़ नहीं बनती, आम शहरी की मसला नहीं सुनती, बल्कि मसला बढ़ा देती। तो ये केस जो है मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों की नफ़ी करता है। जिस तरह कि आपने ख़ुद कहा, मिनाज बीबी एक भिखारन जो कि उस चौक पर लोगों से भीख मांग रही थी, उसके साथ उसकी एक 7 साला बच्ची नताशा और ये मकवी बच्चा 6 माह का अली अकबर मौजूद था। ये अगवाकार अपने ओछे हथकंडों को इस्तेमाल करते हुए उसको झांसा देते हैं कि आओ दरबार पर लंगर मिल रहा है तो हम तुम्हें लंगर लेकर, पैसों का लालच देते जी। वो उसको एक अगवाकार उसको मोटरसाइकिल पर बिठा कर तो अपने साथ दरबार की तरफ ले जाता है, और 2 औरतें जो हैं वो वहाँ पर उसकी 7 साला बच्ची और 6 साला अली अकबर के साथ, 6 माह के बच्चे अली अकबर के साथ रह जाती हैं। और उधर वो उस औरत को बरगला फसला कर दरबार के नज़दीक वो मोटरसाइकिल वाला जो है उतार देता है, और ये औरतें जो 7 साला बच्ची है नताशा, चूँकि एक छोटी बच्ची थी, उसको धोखा देकर अली अकबर को वहाँ से लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं। ये जब इत्तला हमारे पास आती है तो पहली चीज़ पुलिस ने फौरी FIR दे दी। पहले हर कोई कहता है कि पुलिस FIR नहीं देती। एक भिखारन जिसके पास ख़ुद रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं सवाल करना चाहूँगा कि उसने किस रिश्वत या कैसी रिश्वत देकर पर्चा का इंदराज करवाया। उसके बाद फौरी तौर पर पूरी पुलिस हरकत में आ जाती है। अमूमी राय ये है कि जी पुलिस को हरकत में लाने के लिए खुदा न खास्ता कोई पैसे पहिए लगाने पड़ते हैं। पुलिस फ़ौरन हरकत में आ जाती है, DSP भी हरकत में आ जाता है, SHO और हमारा अब्दुल हलीम ASI वो भी हरकत में आ जाता है। अच्छा, फिर बात मेरे तक पहुंचती है तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक बहुत बड़ा वाक़या हो गया है। फ़ौरी तौर पर मैं CIA को भी इज़लाह देता हूँ और एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाती है कि एक बच्चे का अगवा जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और सेंसिटिव क्राइम, सेंसेशनल क्राइम। हमने
कलील तरीन मुद्दत में, यानी कि तकरीबन मैक्सिमम कह लें, मैं अपर सीलिंग लगा रहा हूँ कि 48 घंटे के अंदर हमने तमाम तर अगवाकारों को गिरफ़्तार किया। उनकी कस्टडी से अली अकबर जो कि 6 माह का बच्चा था उसको बरामद कर लिया, और उसके साथ साथ ये जो बच्चा है ये आगे एक एंड्रियास मसीह, काशिम मसीह और एक आबदा बीबी जो कि कपल है, काशिम मसीह और आबदा बीबी, उनको 4.5 लाख रुपए के इवज़। ये 48 घंटे का प्रोसीजर था टोटली। ये जो अगवाकारों का प्रोसीजर है ये तो बड़ी एक स्ट्रेटजाइज्ड और बड़ा एक उनका प्लान्ड। नहीं, आपकी ट्रेसिंग का जो अमल, मैं कह रहा हूँ आपको मैक्सिमम 48 घंटे में हमने ये तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी और हमने बच्चे को बरामद कर लिया। अब ये जो मैंने सारी कार्रवाई बताई है, एक सवाल जो है वो आपके नाज़रीन के लिए मैं छोड़ना चाहता हूँ। यकीनी तौर पर आप नहीं, नाज़रीन ख़ुद उस बात का जवाब दें। या ये जो मुद्दई है, जो हमारी खातून है मुद्दईया, उससे आकर कोई पूछे कि आपको ये सारा अमल करवाने में कोई पुलिस को 1 रुपया भी देना पड़ा, कि इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा अंधोनाक वाक़या हो गया, और अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से हमने इसमें बच्चे को बरामद कर लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक जीती जागती मिसाल है कि पंजाब पुलिस ने अपने रवैयों को दुरुस्त किया है, अपने प्रोसेसेस को बेहतर किया है, FIR का इंदराज, लोगों की फैसिलिटेशन को बेहतर किया है, और इसको बतौर चैलेंज आपके सामने रखता हूँ इस केस को कि मैं कोई भी आपका नाज़रीन में से या सामीन में से कोई भी शख्स आकर इस FIR के मुद्दईया से ज़रा पुलिस के रवैया के बारे में, पुलिस की तफ्तीश के बारे में, FIR के इंदराज के बारे में, DSP के रवैये के बारे में, CIA के रवैये के बारे में ख़ुद आकर सवाल जवाब करें, और आपको पता चल जाएगा कि पंजाब पुलिस जो है वो अपने कल्चर को बेहतर बनाने इसमें कोई शक नहीं कि हम जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ तनकीद बराए तनकीद करना तो आसान है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह का अमल जो है वो खासा मुश्किल है। अच्छा, ऐसे वाक़यात, बच्चे को अगवा करना, आप नहीं समझते कि ये एक अलार्मिंग पोजीशन है? मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या हिकमत अमली है आपकी? इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अलार्मिंग क्राइम है, जिसमें मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव और सेंसेशनल क्राइम है। इस क्राइम को आप कभी भी अपने ऊपर लागू कर लें तो आपको इसके दुख, दर्द और तकलीफ़ का अंदाज़ा सिर्फ़ अपने ऊपर लागू करने से ही हो सकता है। ये ज़्यादा मैं आपको दूर इस मामले में हरगिज़ नहीं लेकर जाना चाहता। तो ये इनकी बीखकुनी के लिए, इनके सदे बाप के लिए एक तो हम इंश्योर करेंगे कि ये जो क्रिमिनल्स हैं इनको करार वाकई सज़ा जो है वो दिलवाई जाए। उसके साथ साथ हम अपनी तफ्तीश की क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा IG पंजाब के अंडर जो एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन, उनके नीचे पूरा एक हियरार्कियल सेटअप है जो कि इन्वेस्टिगेशन के तमाम अमूर को बेहतर करने के लिए हर वक्त जो है वो काम कर रहा है। तो ये यकीनी तौर पर ये एक ऐसा क्राइम है जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसकी बीखकुनी के लिए हमें अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ना सिर्फ ये केस बल्कि इस नौइयत के जितने भी केसेस हैं सियालकोट ज़िला में, उनके मुल्ज़िमान को पाबंद सलासल करने के लिए, उनको सज़ा दिलवाने के लिए इंशाल्लाह सियालकोट पुलिस कोई दकीका फरूगुजाश नहीं। अच्छा उमर, वाक़या हो गया, मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई हुई, मुल्ज़मान गिरफ़्तार, बच्चा बादशाह हो गया, तफ्तीश के सारे अमल को आप देख रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि आपकी तफ्तीशी टीम के पास इस कदर मवाद है कि वो इन मुल्ज़मान को इनके किए की करार वाकई सज़ा दिलवा सके? जी बिल्कुल, इसके अंदर हमने जितने भी इनके CDR एनालिसिस हैं वो भी बतौर सबूत हमने कलेक्ट कर ली हैं। इसके साथ साथ CCTV ने इसके अंदर बड़ी हमारी मदद की। आप देख रहे हैं कि आजकल के जदीद दौर में हर जगह कैमरास जो हैं वो किसी भी तफ्तीशी अमल में एक एविडेंस प्रोवाइड करने के वाले से बड़ी अहमियत के हामिल हो चुके हैं। तो इस मामले में भी हमें CCTV फुटेज ने जो है वो हमारी हेल्प की है। इसके अलावा जो ऐनी शाहिदीन का यहाँ पर बयान है उसको भी हम तफ्तीश का हिस्सा बनाएंगे। तो इसमें जितने भी हमारे पास टेक्निकल और इसके अलावा ऑकुलर एविडेंस है उसको हम सफ़े मिसल पर ला कर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि SP इन्वेस्टिगेशन की इंतहाई निगहदाश्त के अंदर इसकी मिसल की तकमील को यकीनी बनाया जाए,
ताकि कल को जब ट्रायल का प्रोसेस स्टार्ट हो तो उसमें तफ्तीश के किसी नुक्स की वजह से इसमें कोई मुल्ज़म को फ़ायदा ना पहुँच सके। उमर, ये बच्चा तो बादशाह हो गया जी, माँ को उसका लाल वापस मिल गया, लेकिन सियालकोट और उसके गिरदोनवा में बच्चों के अगवा के जो वाक़यात हैं, एक तो बताइए उनकी रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं, दूसरा ऐसे जो वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं उनमें बच्चों की बाजियाबी के हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली है? इसमें फ़याज़ मैं आपके तवस्सुस से आपके सामीन को ये बताता चलूँ कि पंजाब पुलिस की एक बड़ी मशहूर ऐप है, बड़ी ही इफ़ेक्टिव ऐप है जिसको हम मेरा प्यारा ऐप कहते हैं। ये आप कोई भी शख्स जो है अपने मोबाइल पर अपलोड कर लेता है, हमने भी की हुई है। और जिस तरह ही अगर हमारे पास कोई बच्चा हमारे जुरिस्डिक्शन से लापता हो जाता है तो उसके कवाइफ लेकर हम उसके अंदर उसकी तस्वीर और कवाइफ वगैरह दाखिल कर देते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर आप ज़िला उकाड़ा में बैठे हैं और आपका ये बच्चा था और हमने सियालकोट पुलिस ने बरामद कर लिया है, तो हम जब उसके ऐप पे डालेंगे तो सियालकोट पुलिस ने भी ऑलरेडी इसको अपलोड किया होगा, तो आपको उकाड़ा में इसकी इतला मिल जाएगी। इसके साथ पैरेलल जो है वो हुकूमत पंजाब ने वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी प्रोग्राम जो है वो भी एक ऐप की सूरत में मुतारिफ़ करवा दी है। इसकी एक कामयाब मिसाल मैं आपको अभी रिसेंट दूंगा कि ज़िला सियालकोट से तकरीबन 1 माह कबल एक बच्चा लापता हो गया जिसको हमने वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत उसको रजिस्टर किया, उसके तमाम तर कवाइफ को उसके अंदर इंदराज किया और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको भी ऐड किया गया है। तो जब हमने उसके मज़ीद हम उनके पेरेंट्स के साथ राब्ते में रहते हैं, उनके पेरेंट्स ने हमें बताया कि इसने ये वाली कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी जिस दिन ये मिसिंग हुआ है, ये पैंट पहने हुई थी, ये जॉगर पहने हुए थे। जब हमने ये तमाम तर कवाइफ डाले तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया कि ये बच्चा तो ज़िला झेलम में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में मौजूद है इस वक्त। तो वो देखें कि टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे तेज़ी से एक माँ बाप का जो गुमा हुआ बच्चा था, और वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी माँ किस कदर कर्ब से गुज़र रही होगी। तो टेक्नोलॉजी ने 1 मिनट के अंदर वो हमें बच्चा ट्रेस कर दिया और हमने फौरी तौर पर टीम भिजवाई और उसको वहाँ पर हमने बरामद कर लिया। इस सवाल का एक जवाब तो ये है। दूसरा जो है वो ये देखने में आया कि अमूमी तौर पर जिन अगवा की हम FIR जिन बच्चों की दर्ज करते हैं उसमें से अराउंड कोई 30% इस तरह के केसेज आते हैं कि बच्चे अपने दोस्तों के साथ सैर करने निकल जाते हैं। अभी एक वाक़या ऐसा पेश आया ज़िला सियालकोट में बसरूर थाने के अंदर के हमने बच्चे की गवाह की FIR दर्ज की और हमने CCTV से काफ़ी मदद ली। तो वो बच्चा एक लारी अड्डा के नज़दीक जाता हुआ नज़र आया। तो हमने वहाँ पर छानबीन की कि ये लारी अड्डे से बसेस वगैरह किधर जाती हैं। तो वहाँ से मालूम हुआ कि यहाँ से ज़्यादातर लाहौर की तरफ बसेस जाती हैं। तो हमने मुद्दई को साथ लिया और ताता दरबार के इर्द गिर्द हमने रैकी लगाई। आप बड़े बखूबी तौर पर वाकिफ़ हैं इस एरिया से। तो वहाँ पर हमने अल्लाह के फजल से हमने बच्चे को बरामद कर लिया, जो कि अपनी मर्ज़ी से ही ये उमर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अपने नाजरीन के इल्म के लिए कि अगवा के वाक़यात और लापता गुमशुदगी जिसे हम कहते हैं, एक तो इसमें फ़र्क बताइएगा। फिर दूसरा ये कि अगर कोई अपनी मर्ज़ी से चला गया है, घर वालों से लड़कर, नाराज़ होकर या कोई दिगर घरेलू मामला है, तो उसकी भी अगवा की ही FIR दर्ज की जाती है, क्यों? इसकी वजह यह है कि देखें 154 का जो कानून है वो ये कहता है कि जब भी कोई शख्स काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म का बयान लेकर SHO के पास आएगा तो SHO ने उसकी FIR ही देनी है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि क्राइम रजिस्ट्रेशन जो है इसको हमने 100% इंश्योर किया, और ये अगवा का तो ऐसा मैटर है जिसमें हम बिल्कुल किसी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जिस तरह ही अगर कोई शख्स अपने बच्चे की गुमशुदगी के हवाले से रिपोर्ट करता है कि इसको नामालूम लोग अगवा करके ले गए, उनको अंदेशा होता है, उनको ये कभी यकीन नहीं होता कि वो अगवा हुआ है या वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से चला गया है, तो हम FIR के इंदराज को यकीनी बनाते हैं, भले वो गुमशुदगी ही हो। ये तो फिर तफ्तीश में बात सामने आती है कि बच्चा जो है वो अपनी मर्ज़ी से गया था या वाक़ियतन उसको किसी ने अगवा किया था। फिर उसके बाद FIR का स्टेटस क्या रह जाता है? देखें, जब अगर बच्चा तो अपनी मर्ज़ी से गया था तो हम बच्चे को अदालत में पेश करते हैं जहाँ पर उसका बयान होता है, और अदालत में अगर वो बयान कर देता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से फ़लाँ जगह पर गया था और मुझे किसी किस्म ने अगवा नहीं किया, तो वो FIR जो है उसका इखराज जो है वो कर दिया जाता है
और अगर बच्चा बयान दे कि मुझे कुछ लोग उठा कर ले गए थे, उनका हुलिया ऐसा था, तो वो अदालत के रूबरू जो 164 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत बयान दिया जाता है, उसके मुताबिक तफ्तीश को फिर आगे चलाया जाता है। अच्छा उमर, एक सवाल मेरी नज़र में वो बड़ा अहम है कि बच्चों के अगवा के वाक़यात को ले लें या गुमशुदगी के वाक़यात को ले लो, ऐसे वाक़यात जो हैं वो अमूमन दरबारों, मज़ारों और जो रेलवे स्टेशन के करीब होटल्स हैं, सराएँ हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा रूनुमा होते हैं जी। इस सूरत हाल में सियालकोट पुलिस क्या कर रही है? और दूसरा, आप क्या समझते हैं ये मकामात क्यों चुने जाते हैं ऐसे वाक़यात के लिए, इन्हीं मकामात पर क्यों होते हैं? आपके सवाल के दूसरे हिस्से का मैं पहले जवाब दूंगा। ये मकामात ऐसे हैं जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो डेली बेसिस पर आते जाते हैं, और देखने में आया कि एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है जब हम इन तमाम केसेस की तफ्तीश करते हैं कि वालिदैन जो है अमूमी तौर पर थोड़ी सी लापरवाही का मुज़ाहिरा करते हैं जब दरबारों पर जाते हैं या जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, और ये जो क्रिमिनल्स हैं ये वहाँ पर घात लगाए बैठे होते हैं। जिस तरह की हमने जहाँ से बात शुरू की, जो हमारा केस था, इसमें भी जो कपल है जिसने ये बच्चा ख़रीदा, उनकी कोई नरीना औलाद नहीं थी। तो ये जो नरीना औलाद की ख्वाहिश है ये लोगों को इस क्राइम में मजबूर करती है। तो फिर ये ऐसे लोगों से रब्ता करते हैं जो उनके साथ डील कर लेते हैं कि हम आपको कोई नरीना औलाद किसी जोड़े की जो है वो आपको अगवा करके आपके हवाले कर देंगे और इतने पैसों में आप ख़रीद करेंगे। तो ये बेसिकली ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर एक तरफ ख़वातीन या जो जोड़ा है वो अपनी औलाद के हवाले से लापरवाही का मुज़ाहिरा करते हैं, और ऐसे क्रिमिनल जिनकी ऑलरेडी नज़र होती है अपने किसी टारगेट पर, वो उस चीज़ का घात लगाए हुए बैठे होते हैं, और उसके साथ ही जिस तरह उनको मौका मिलता है तो इन जगहों से किडनैप करके फ़ौरन अपनी डेस्टिनेशन पर उन ख़तीर रकम की एवज़ उसको डिलीवर कर देते हैं। दरबारों, मज़ारों और बारूद के मकामात पर ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या सियालकोट पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती है? जी, इस हवाले से मैं आपकी बात, आपने अपने सवाल में ही थोड़ा सा जवाब दे दिया। ना सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती है, हमारे पास बड़ी आजकल डिवाइसेस हैं जिसमें हमारे पास ई पुलिस पोस्ट ऐप है, वो मोबाइल पे ही हमारे पास तमाम लोगों का क्रिमिनल डाटा आ जाता है। तो जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमने इस जो हमारी नफरी तैनात होती है उनको ये ऐप दे रखी होती है। उसके साथ साथ हमारे पास ऐसी स्पेसिफ़िक टैबलेट्स हैं जिनके ऊपर जब आप अपना अंगूठा लगाते हैं तो आपका CNIC आ जाता है, आपका ना सिर्फ पंजाब का बल्कि पूरे पाकिस्तान का क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम मुतवातर सर्च ऑपरेशंस, IBOs और इसके साथ साथ जो हमारी सिक्योरिटी ड्यूटी है उसके ज़रिए ये फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस जो है इसको जारी और सारी रखे हुए हैं। अगर मैं आपको बात करता चलूँ तो कल ही लाहौर में हमें एक होटल से अपना एक इश्तिहारी मुलज़म मिला जो कि हमें तकरीबन 10-12 साल से मतलूब था। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये रवायती पुलिसिंग के साथ बड़ा अच्छे तरीके से जेल्ड इन है, डव टेल्ड है, और उसके ज़रिए हम इन जराइम के बीकुनी भी कर रहे हैं, इनका सदेबाब भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं उनके अंदर खातिर हुआ कमी लाई जाए। बातें सुनी आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट राना उमर फारूक की। उन्होंने बताया कि किस तरह 6 माह के नन्हे अली अकबर को 48 घंटे के कलील अरसे में सियालकोट पुलिस ने ना सिर्फ बाजियाब करवाया बल्कि उसके अगवा में मुलविस तमाम मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी किया। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान, किस तरह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नन्हे अली अकबर को अगवा करने वाले मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई दास्तान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।